यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका यानी कि आरआरबी एमयू या मैं कहूँ कि यूनिराज जिसको अपन बोलते हैं, आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी और आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीए फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ में जो आपका राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर आता है, जिसमें आता है कि राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं उसमें परीक्षा आधारित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बाकायदा सन के साथ में, यानी कि जो सेशन होता है या अपन ऐसे कहें कि भाई किस सेशन में या किस सेशन के ड्यूरेशन में या किस सत्र के दौरान पे ये प्रश्न है जो पूछे गए थे, कौन सी सत्र के दौरान। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें भी इसमें हैं, तो उन चीजों के बारे में जानेंगे। आपको तो इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद में आपको अनदर वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके साथ में आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको जानने का मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए साथियों, बगैर देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से हमारे जो चैप्टर हैं और उनके कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो सभी स्लाइड्स के साथ में इनको हम अप करते हुए उनके साथ में चलते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर आता है राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है साथियों, इसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में प्रश्न आ रहा है कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या क्या होगी, या अपन कहें कि उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है, इसका जो विषय क्षेत्र होता है या अपन कहें कि इसका जो सब्जेक्ट एरिया होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो वर्किंग एरिया होता है उसको आप आई मीन डिवाइड कीजिए। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं तो इसके साथ में आप दूसरा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। आपका कौन सा कि परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है साथियों, इससे पहले आपको बता दिया जाता है कि पहला वाला जो प्रश्न था वो आपका राजस्थान एनसी के द्वारा 2012 में पूछा गया था। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अथवा में इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हैं, वो है परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पास में लिखा हुआ है सिंपली से 2014, 2012, 2010, 2008 और इसी के साथ में 2006 और एनसीक्यू द्वारा अपन कहें कि 2008 और 2004 में पूछा जा चुका है। ठीक है साथियों, तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इनके साथ में। ठीक है, इसी के साथ में आप ये नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं अथवा में आपके पास में है कि राजनीति विज्ञान को परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोणों से परिभाषित कीजिए और राजनीतिक दर्शन से इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है साथियों, ये वाला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान के द्वारा अपन कहें कि एनसी में 2010 में और 2007 और 2006 और इसी के साथ में 2005 में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ में पहला वाला जो क्वेश्चन है मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर। जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कि या तो आप पहला क्वेश्चन तैयार कीजिए या उसकी इसी के साथ में आपके पास में सेकंड में भी दे रखा है अथवा में और थर्ड ऑप्शन दे रखा है अथवा का। ठीक है साथियों, तो पहले चैप्टर में हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, और इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषताएं बताइए और परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर बताइए। ठीक है साथियों, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये है आपका 2009 में पूछा गया था। ठीक है, मतलब कि जो आधुनिक जो राजनीति है, राजनीति विज्ञान है उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं और उसके साथ में उनमें जो परंपरागत और आधुनिक जो मतलब कि जो राजनीति विज्ञान है उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है साथियों, ये आपको सिंपली से इस चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, इन चीज़ों के बारे में उनको बताना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसी के साथ में सिंपली से आपके पास में नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है साथियों क्या कि राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने में आधुनिक परिप्रेक्ष्य के योगदान को रेखांकित कीजिए या यह भी स्पष्ट कीजिए कि क्यों राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है जो वैज्ञानिक होना जरूरी है। ठीक है साथियों, जो ये क्या था कि 2013 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में आप दूसरा कर सकते हैं कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान अथवा आधुनिक राजनीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये 2009 में पूछा गया था, इसी के साथ में ये वाला था 2013 में पूछा गया था। क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की ओर ध्यान देते हैं और नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में रीड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का आप सभी का। चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हमारे पास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा चैप्टर कौन सा कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर है या अपन कहें कि दूसरा जो यूनिट है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो क्या है कि व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्लियर हुआ। ये वाला जो क्वेश्चन था ये कब पूछा गया था 2010 और एनसी 2012 के
दौरान। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये वाले जो क्वेश्चन है, ये मतलब कि जो भी क्वेश्चन हमने छाटे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, ये वाले जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पीछे आई मीन दैट पीछे की जो एग्जाम है उनमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपके पास में बाकायदा उनकी जो सन या अपन कहें कि सेशन या डेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ में अगर आप ये क्वेश्चन तैयार ना कर दें तो इसी के साथ में आप दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि व्यवहारवाद क्या है और डेविड ईस्टन ने इसके कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं बताए हैं। ठीक है, ये कब पूछा गया था, मत्स्य एनसी के द्वारा 2017 और राजस्थान के द्वारा 2004 और एनसी के द्वारा 2011 में। क्लियर हुआ साथियों, यहाँ तक आप सभी का। इसी के साथ में हमारे पास में आ रहा है नेक्स्ट। ठीक है, अथवा में आप दूसरा तैयार कर सकते हैं। दूसरा कौन सा आता है कि व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्लियर हुआ, ये कब, राजस्थान 2013 और 2009 के दौरान। ठीक है, इसी के साथ में है आपके पास में कि व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उनके लक्षण हैं और उनकी जो सीमाएं हैं उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये कब पूछा गया, मत्स्य 2018 और 2016। इसी के साथ में राजस्थान 2009 में, 2007 में, 2002 में और एनसी के द्वारा 2014, 2007 और 2004 के दौरान। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन तैयार कर सकते हैं कि क्या उत्तर व्यवहारवाद है जो परंपरावाद है, और इसी के साथ में इसका या अपन कहें कि इस कथन का आपको क्या करना है, परीक्षण। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण बताइए। ये पूछा गया था आपका राजस्थान एनसी 2015 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, इसी के साथ में नेक्स्ट आप तैयार कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर ये भी ना तैयार करें तो अथवा में हमारे पास में है दूसरा, क्या उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए। क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, और ये पूछा गया था आपका मत्स्य एनसी 2018 और 17 के दौरान। क्लियर हुआ साथियों। इसी के साथ में चलिए और बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है साथियों एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्या मतलब कि जो व्यवहारवाद वाला जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने है सिंपली से। ठीक है, वो क्या है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर आपको क्या करना है, सिंपली से स्पष्ट करना है। ठीक है, ये पूछा गया था 2015 के दौरान। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों की विवेचना करते हुए प्रासंगिकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, किसका, प्रासंगिकता का सिद्धांत है ना, उसका वर्णन करना है। ठीक है, वो कब, राजस्थान 2013 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्या अपन कहें कि इसी के साथ में आपको क्या करना है, आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर हुआ साथियों यहाँ तक के लिए। चलिए इसी के साथ में अपन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में आपका पहला और दूसरा क्लियर हुआ। इसी के साथ में आ रहा है हमारे पास में थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है कि राजनीति विज्ञान के अंतः अनुशासनात्मक उपागम। ठीक, अब इसमें जो क्वेश्चन उठ सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है। मतलब अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझ सकते हैं। ठीक है, उसका क्या मतलब निकलता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, या अपन कहें कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास में कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब पॉलिटिकल साइंस है उसका इकोनॉमिकली या अपन कहें कि इकोनॉमिक्स के द्वारा उनमें जो क्या को रिलेशन है या अपन कहें कि क्या रिलेशनशिप है उस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, राजस्थान 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में राजनीति विज्ञान या अपन कहें कि राजनीतिक शास्त्र का अर्थशास्त्र एवं इतिहास के साथ संबंध बताइए। आपको यहाँ पे क्या करना है कि पॉलिटिकल साइंस है उसका इकोनॉमिक्स और उसके साथ में हिस्ट्री के साथ में क्या क्या को रिलेशन है उन चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में अपन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये वाला क्वेश्चन था, ये पूछा गया था आपका राजस्थान 2008 के दौरान। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास में कि राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र एवं इतिहास से निकट संबंध है। ठीक है, ये मत्स्य के द्वारा 2018 और राजस्थान के द्वारा 2014, 2006, 2002, 2001 और एनसी 2006 के द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, और आपके पास में इस कथन को क्या करना है, इसकी विवेचना करनी है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था वो कब पूछा गया था, वो राजस्थान एनसी के द्वारा 2015 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। अभी तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके क्वेश्चन कुछ सही लगे हैं तो साथियों मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। आपका वीडियो के बारे में
क्या ख्याल है या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ में इन क्वेश्चनों को साझा करना ना भूलें, और इसी के साथ में आपको ऑल कंप्लीट डिटेल्स जैसी भी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आई मीन दैट उनको निकाला हुआ है, उनके बारे में रीड आउट करेंगे आगे। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 4 नंबर हमारा जो आता है उसमें से आपको सिंपली चेक कर लेना है, या ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कैसा? सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 4 नंबर का नाम क्या है, तो वो है आपकी अवधारणा। ठीक है, अवधारणा किस किस चीज़ की? संप्रभुता की, शक्ति की, सत्ता की और वैधता की। किसकी? संप्रभुता, शक्ति, सत्ता एवं वैधता। इसमें आ रहा हमारे पास में, अब यहाँ पे टोटल आते हुए हमारे पास में क्वेश्चन कितने बन गए हैं? 5, या अपन कहें कि 5। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या करना है हमें तैयार, कि संप्रभुता को परिभाषित कीजिए, या अपन कहें कि संप्रभुता को उसकी डेफिनेशन बताइए, उसकी जो परिभाषा है उसको लिखिए। ठीक है, तथा इसकी विशेषताएं बताइए, अथवा संप्रभुता के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा का मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चन नहीं है तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, संप्रभुता के बहुलवादी विश्लेषण को समझाइए। ठीक है, ये हमारा पूछा गया था मत्स्य 2018 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है सिंपली से आपके पास में क्या, कि प्रश्न नंबर 6, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसके स्रोत एवं शक्ति के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया था मत्स्य 2017 में। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, कि शक्ति की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए, इसके विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए, और शक्ति, सत्ता एवं वैधता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये हमारा पूछा गया था राजस्थान 2009 और एनसी 2014-2011 के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ में हम दूसरा क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, वो है आपके पास में, कि शक्ति के स्रोतों एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए, शक्ति सत्ता से किस प्रकार से संबंधित है, इसको स्पष्ट कीजिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है सिंपली से आपके पास में यहीं पर, कि राजस्थान एनसी 2008-2013 में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है साथियों, क्या, कि शक्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि शक्ति की जो अवधारणा है वो कैसी है, और यह सत्ता से किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, सिंपली से आपको इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में, कि मत्स्य एनसी 2017, राजस्थान 2015 और 2013, 2005, एनसी 2011 में ये सवाल है जो पूछा गया था, या प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बदले में तैयार कर सकते हैं, और क्या, कि शक्ति की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब शक्ति की जो डेफिनेशन है, उसकी जो थ्योरी है, उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पावर। ठीक है, और कैटलिन और लास्वेल, मतलब कि ये दोनों क्या थे, ये दोनों हैं पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, इनकी जो शक्ति की अवधारणाएं हैं उनको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, राजस्थान एनसी 2002। क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 7, सत्ता का अर्थ बताइए, इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए, सत्ता और वैधता के बीच संबंध बताइए। ठीक है, ये पूछा गया था राजस्थान 2011 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा भी आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, वैधता या औचित्यपूर्णता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैधता प्राप्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिए। क्लियर हुआ? इसी के साथ में ये वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था राजस्थान 2007 और 2004 के अंतर्गत। क्लियर हुआ? इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास में, कि सत्ता से आप क्या समझते हैं, और सत्ता के विभिन्न स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। मत्स्य 2016, 2003 और 2001 राजस्थान में ये पूछा गया था। ठीक है साथियों, शक्ति, सत्ता एवं वैधता के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। ये हम नेक्स्ट है, इसको अपन रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कब पूछा गया था, राजस्थान 2016 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? साथियों, आपको एक और बात देना चाहता हूं, कि ये जो क्वेश्चन है इनके बाहर से आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में आपका चैप्टर नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्या कहता है, कि राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, कहने का मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं इसको, पॉलिटिकल सिस्टम, या ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, कि राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कि जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको क्या करना है, सिंपली से परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, और ईस्टर्न के आगत निर्गत प्रतिमान, या अपन कहें कि दृष्टिकोण जो उसका है उसको आपको समझाना है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, मत्स्य 2016 और एनसी 2018। इसी के साथ में आपको सिंपली से यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिलेगा क्या,
कि राजस्थान 2014 में, और 2012, 2010 और 2006, 2004 एनसी 2014 और 2008 के अंतर्गत ये क्या कहता था, पूछा गया था। ठीक है, अगर इस तरीके से आप तैयार नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्या है कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीति व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान एनसी 2012 में पूछा गया था। ठीक है, अगर इस भी तरीके से आप तैयार नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से तैयार कर सकते हैं। वो क्या है कि डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत प्रतिमान का वर्णन कीजिए। यह राजस्थान 2002 में पूछा गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में हमारे पास में आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, वो क्या है, या अपन कहें कि नेक्स्ट हमारे पास में जो हमारा आता है स्लाइड, वो आता है क्या कि राजनीति विकास। ठीक है, 6 नंबर, जिसमें आप यहाँ पे हमारा बन जाता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वो क्या होता है कि राजनीतिक विकास से आपका क्या आशय, कहने का मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थ्रू आप क्या समझते हैं या उससे आप क्या मतलब निकालते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपली से आपको लिखना है, राजनीतिक विकास के संबंध में लुशियन पाई के विचारों का वर्णन कीजिए। मतलब कि राजनीति जो विकास है उसके संबंध में आपको लुशियन पाई जो थिंकर थे उनके विचारों का आपको वर्णन करना है। ये पूछा गया था आपका मत्स्य 2017 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपली से आपके पास में राजनीतिक विकास पर एक लेख लिखिए। मतलब अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि राजनीतिक जो विकास है उसके ऊपर एक लेख लिखिए। ठीक है साथियों, ये पूछा गया था आपका राजस्थान 2013 और एनसी 2011 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है वो क्या है कि राजनीतिक जो विकास है। ठीक है, अब एक जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार उसमें से कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें से, आई मीन दैट ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में राजनीतिक विकास के लुशियन पाई के जो सिद्धांत हैं उनको विवेचित कीजिए। ठीक है, या अपन कहें कि उनकी विवेचना कीजिए। ये कब पूछा गया था, राजस्थान 2016 के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ में आ रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर, या अपन कहें कि चैप्टर नंबर हमारा 7। ठीक है, वो क्या है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण, उसमें है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है साथियों कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, किसकी विशेषताएं बतानी है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा आपको देनी है और उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक विकास में आपको क्या करना है, सिंपली से इनमें डिफरेंस करना है या अपन कहें कि इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये पूछा गया था आपका राजस्थान 2015 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आप तैयार कर सकते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये कब पूछा गया था, राजस्थान एनसी 2015 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा तैयार कर सकते हैं, वो क्या है, सिंपली से कि राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखिएगा और मत्स्य एनसी 2018 या अपन कह सकते हैं कि 2008 और 2005 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा आपके पास में क्वेश्चन क्या कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में आपको क्या बताना है, अंतर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कि एडवर्ड सील्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रतिरूपों का आपको विवेचन करना है। यह पूछा गया था आपका राजस्थान 2013 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास में आता है हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 क्या कहता है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे पास में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके गुण व दोषों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास में है मत्स्य एनसी के द्वारा 2017, 2014 और 2006 के अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ आपके पास में कि लोकतंत्र के गुण और दोष उनकी विवेचना करना आपको। ठीक है, और लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, ये पूछा गया था। देखो कितनी बार पूछा जा चुका है ये, मत्स्य में 2016 में और राजस्थान में 2010, 2008, 2003 और एनसी के द्वारा 2014, 2010, 2007 और 2003 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में सिंपली सा लिखा हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों या परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। ठीक है साथियों, अब ये देखिए ये वाला कब पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था 2010 और 2003, एनसी 2010 और 2010, 2007 और 2001। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 या अपन कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि साथियों तानाशाही क्या है। ठीक है, अब आपको बताना कि भाई तानाशाही क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि चीन में हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास में अपन देख सकते हैं जो बहुत सारे जो अर्बन कंट्रीज हैं उनमें हो रहा है,
ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट आपके पास में तानाशाही क्या है, इसके गुण और दोष बताना, मतलब कि इसकी क्या क्या फायदे हैं और इसके साथ में क्या क्या इसकी कमियां हैं, इसके क्या क्या दोष हैं, इसकी क्या क्या खामियां हैं, ठीक है। क्या यह प्रजातंत्र का विकल्प हो सकती है, तो सिंपली से जानते नहीं हो सकता या हो भी सकता है, तो आपकी जो राय है आप उस चीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसके साथ में आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये पूछा गया था 2004 और एनसी 2011 और 2006 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में कि अधिनायक या अपन ऐसे कह सकते हैं कि तानाशाही तंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इनका अर्थ बताना है, इसके गुण व दोषों का परीक्षण कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में क्वेश्चन, ये अपन कहें कि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है 9 नंबर, राजनीतिक दल व दबाव समूह, ठीक है साथियों। उसमें हमारे पास में सिंपली से आपके पास में लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो क्या है कि राजनीतिक दल व दबाव समूह, उसमें लिखा हुआ है आपके पास में कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। यह हमारा पूछा गया था जो आपका राजस्थान एनसी 2012, या अपन इसको और भी दूसरे तरीके से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि राजनीतिक दल को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परिभाषित करना पड़ेगा, ठीक है भाई, परिभाषित करना है। और ये दबाव समूह से किस प्रकार से भिन्न है, ये हमारा पूछा गया था 2004 के अंतर्गत, ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपन दूसरा तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो वो आपके पास में लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिएगा तथा दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों में क्या अंतर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है जो देखो कितनी बार पूछा जा चुका है, 2009 में भी, 2007 में भी, 2009 में और 2006 में और 2004 और 2002 के अंतर्गत। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको आप चाहे स्टार बना सकते हैं या इनको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है, राजनीतिक जो दल होता है उसके क्या क्या कार्य हैं, राजनीतिक दल व दबाव समूह के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। मतलब कि जो राजनीतिक जो दल होता है, ठीक है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, या अपन कहें कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके क्या क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है, उनके दल और दबाव समूह के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस पैदा करना है, उनके बीच में अंतर बताना है, ठीक है। ये वाला है जो मत्स्य 2018 के द्वारा और राजस्थान 2013 के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में कि राजनीतिक जो समूह होते हैं और जो दबाव समूह होते हैं उन दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए इसको कितनी बार पूछा गया, 2009 में, 2007 में, 2004 में, एनसी 2009 और 2006 और 4 और 2002, तो इन क्वेश्चनों की तरफ आपको और भी ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है अब हमारे पास में 10 नंबर हमारा जो आता है वो क्या है कि भाई प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, ठीक है। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, अपन कहें कि उन चीज़ों के बारे में कैसे अपन उन चीज़ों को जान सकते हैं, कैसे उनके बारे में क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में सिंपली से क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जो प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत होता है उसके जरिए आप क्या समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपके सामने कि अल्पसंख्यकों की विभिन्न प्रतिनिधित्व प्रणालियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। यह हमारा पूछा गया था राजस्थान 2011 में, ठीक है, कहने का मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। यह हमारा पूछा गया था राजस्थान 2015 के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का परीक्षण करना है, ठीक है, और इसके गुण और दोष बताने आपको। यह राजस्थान 2001 के अंतर्गत पूछा गया था। आपका एक पूछेंगे कि यार इतने पुराने क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले, ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी थिंकर्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हमने उनसे पूछा भी है, उनके पास में और भी चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर के कहीं कहीं से उठाए आपके पास में ऑलरेडी मजबूत हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है 11 नंबर जो हमारा आता है चैप्टर, वो क्या है कि विधि का शासन और संविधानवाद, ठीक है। विधि का शासन आप सभी सिंपली से जानते हैं, न्याय का आपका जो शासन, ठीक है, कानून का, और आपके पास में है संविधानवाद। प्रश्न नंबर 15 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, मतलब कानून के शासन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह संविधानवाद से कैसे संबंधित है, मतलब विधि का शासन है जो दूसरा, और संविधानवाद से अब ये कैसे समझते हैं, ठीक है। अथवा लिखा हुआ है राजस्थान, यह हमारा जो है मतलब कहने का मतलब अथवा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इशारा करता है, ठीक है। और ये हमारा राजस्थान एनसी के द्वारा 2010 और 2009 में पूछा गया था, ठीक है साथियों, क्लियर हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विधि के शासन से आप क्या समझते हैं और इसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। ये पूछा गया था राजस्थान 2007 के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखा हुआ है विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं परिसीमाओं का विवेचन कीजिएगा, ठीक है। यह हमारा था राजस्थान 2002 और एनसी 2005 के अंतर्गत, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए इसी के साथ में अपन चलते हैं अब हमारे 12 नंबर की ओर, ठीक है। अब 12 नंबर क्या कहता है उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे, सिंपली से उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो है कि शासन के अंग और उसके कार्य, ठीक है साथियों, शासन के अंग और उसके कार्यों के बारे में। इसमें क्या है
क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में है कि व्यवस्थापिका के कार्यों की व्याख्या करना है, ठीक है, और व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा में हांस के कारणों के समझाइए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो व्यवस्थापिका की जो प्रतिष्ठा है उसमें जो हांस के या अपन कहें कि जो कमी के कारण है उनको आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपली से लिखा हुआ है व्यवस्थापिका के कार्यों का मूल्यांकन करना है, और ये पूछा गया था हमारा राजस्थान 2016 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य क्या है। कहने का मतलब जो व्यवस्थापिका है उसके जो मेन वर्क्स हैं या अपन कहें कि मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका की शक्ति में पतन के क्या कारण है, ठीक है। व्यवस्थापिका है उसकी जो शक्ति है उसमें पतन के क्या क्या कारण है, ये पूछा गया था मुझसे एनसी के द्वारा 2017 में, और 2012, 2009, 2003, 2001 और एनसी के द्वारा कब पूछा गया था 2008 और 2005, ठीक है। तो मत्स्य वाले इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करें, इसको पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए इसको राउंड अप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के कारणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। यह पूछा गया था आपका राजस्थान एनसी 2015 के अंतर्गत, इसको भी ध्यान रख लेना सभी। और इसके अलावा आप दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के जरिए, ठीक है। 17 नंबर क्या कहता है हमारे पास में है कि आधुनिक राज्य में कार्यपालिका के कार्यों का विवेचन कीजिए, ठीक है। जो आधुनिक जो राज्य है उसमें कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनकी आपको विवेचना करनी है, ठीक है। आधुनिक समय में इसकी बढ़ती हुई शक्तियों के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए, मतलब जो वर्तमान जो समय है या अपन कहें कि जो मॉडर्न जो टाइम है, ठीक है, उसमें इसकी जो बढ़ती हुई जो शक्तियां हैं, इसकी जो पावर है उसके लिए उत्तरदायी जो कारक हैं उनका विवेचना करना, ठीक है। मत्स्य 2019 में हाल ही में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको सिंपली से इनको ध्यान रखना, मतलब हाल ही तो क्या है यार, मतलब कि 2023 के एग्जाम होने जा रहे हैं, 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको फोकस कर लेना एक बार। कार्यपालिका के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। वर्तमान समय में इसकी शक्ति में वृद्धि के कारणों का वर्णन कीजिए, यह पूछा गया था आपका राजस्थान 2011 के अंतर्गत, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के लिए आप सभी का क्लियर हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, उसके बारे में हम विचार करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक और बात बता देता हूँ, क्वेश्चन है और भी आगे बहुत सारे बच रहे हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में भी आगे चलते चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात बता देना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को इसके साथ में जरूर शेयर करना, ठीक है। इसको जरूर साझा कीजिएगा, कहने का मतलब। चलिए अब इसी के साथ में नेक्स्ट पे चलते हैं कि कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कार्यपालिका है उसके द्वारा आप क्या समझते हैं, या मेरा कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है। आधुनिक राज्यों की कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है, कि जो वर्तमान के जो राज्य हैं उनकी जो कार्यपालिका है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो कार्यपालिका है उसके जो विभिन्न जो टाइप्स हैं, उसके जो प्रकार है उनका वर्णन करना है। ये पूछा गया था राजस्थान एनसी 2013 और राजस्थान एनसी 2004 के द्वारा, ठीक है। या इसके अलावा अपन ऐसे तैयार कर सकते हैं, जो हमारा जो प्रश्न नंबर 18 आ रहा है सिंपली से आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि न्यायपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। कि जो न्यायपालिका है उसके जो कार्य हैं उनकी विवेचना कीजिएगा, और न्यायपालिका स्वतंत्र, या अपन कहें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो निर्णय कैसा होगा। आप सिंपली से जानते हैं, आप इन क्वेश्चनों के बारे में अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना, ठीक है। ऐसे नहीं करें तो नेक्स्ट आपके पास में है कि स्वतंत्रता न्यायपालिका का क्या महत्व है, या अपन कहें कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या कैसे यूजफुल है, या अपन कहें कि कैसे उसका महत्व है, ठीक है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से इसे कैसे स्वतंत्र रखा जा सकता है। जो व्यवस्थापिका है और कार्यपालिका है उससे इसे कैसे स्वतंत्र रखा जा सकता है, ठीक है। यह पूछा गया था राजस्थान के द्वारा 2007 के अंतर्गत, ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में है कि आपका 13 नंबर आता है हमारा, जो उसके बारे में आप जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राजनीतिक विचारधाराएं हैं जिसमें उदारवाद आ रहा है आपके पास में, ठीक है, कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है साथियों, कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसके जो गुण और दोष हैं उनकी विवेचना करना है। ये पूछा गया था आपका मत्स्य एनसी 2017 में, और राजस्थान 2015, 2013, 2006, फिर से मत्स्य आपका 2018 और राजस्थान 2011-1 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में उदारवाद के सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कि जो उदारवाद के जो सिद्धांत है उनका क्रिटिकल आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, उनका इवेल्युएशन करना है, उनके लिए कमेंट्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है उदारवाद के आधारभूत लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो उदारवाद के जो आधारभूत जो लक्षण है उनका वर्णन कीजिए, उनको डिस्क्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है परंपरागत उदारवाद एवं आधुनिक उदारवाद के मध्य जो भेद है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उनको आपको स्पष्ट करना है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मत्स्य 2017 में ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में
जो हमारा 14 नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। 14 नंबर जो चैप्टर आता है कि राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, उसी में मतलब कि 13 नंबर वो था उदारवाद, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास में प्रत्ययवाद। ठीक है साथियों, अब प्रत्ययवाद के बारे में जानते हैं कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस चीज के बारे में कह रहा है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आदर्शवाद के गुणों व दोषों की विवेचना कीजिएगा, ये पूछा गया था। आपका जो मत्स्य है, ठीक है साथियों, जो मत्स्य है उसके द्वारा 2018 के अंतर्गत। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आपके पास में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आदर्शवाद का जो अर्थ है, या अपन कहें कि उसका जो मीन्स है वो क्या है। ठीक है, इसके सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, और राजस्थान 2005 एनसी 2011 अथवा, या अपन मतलब अथवा का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपली से आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, जो आदर्शवाद है उसके जो प्रमुख सिद्धांत है उनका आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, ये पूछा गया था आपका राजस्थान 2009, 2002 और एनसी 2004 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में अपन चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में आ रहा आपका 15 नंबर। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराएं, ये किसकी है, मार्क्सवाद की, मतलब उसकी जो अपन ऐसे कह सकते हैं थ्योरी है, उसकी जो थिंकिंग है उसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में, मार्क्स के बारे में। अब यहाँ पे आपके पास में है मार्क्सवाद। आपके पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, वो क्या है कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि जो कार्ल मार्क्स था उसके जो अतिरिक्त जो मूल्य थे, या अपन कहें कि अनुदर जो टैक्सेस थे, ठीक है, उनके सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या उनके बारे में क्रिटिकल आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, ये कब पूछा गया था, राजस्थान में 2010 में और 2007 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा तैयार कर सकते हैं, वो है कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह पूछा गया था 2003 और 2001 के अंतर्गत। नेक्स्ट आपके पास में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा राजस्थान एनसी 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। कहने का मतलब अभी तक आविर्भूत समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ठीक है, ये लाइन है आपके पास में। इस कथन के संदर्भ में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। ये पूछा गया था राजस्थान 2015 में। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा तैयार कर सकते हैं, वो है वर्ग संघर्ष अथवा, या अपन कहें कि तथा अतिरिक्त मूल्य संबंधी मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह पूछा गया था आपका मत्स्य 2016 और 2004, 2008 एनसी 2008, 2003 के द्वारा। ठीक है, अगर यह भी ना तैयार करो तो नेक्स्ट वाला तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है, कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण, जो 2010, 2007, 2006 और 2007। ठीक है, अथवा अपन दूसरा तैयार कर सकते हैं, वो है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को स्पष्ट कीजिएगा, या ऐसे तैयार कर सकते हैं इसको कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद, या अपन कहें कि भौतिकवाद की धारणाओं को व्याख्या करना। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों आपके पास में है, ऑलरेडी सन लिखे हुए हैं। 2011 और 2017 में भी ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है हमारा 16 नंबर, कहने का मतलब 16 नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास में है कि प्रश्न नंबर 22। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है साथियों, आपके पास में है, सिंपली से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद में प्रजातंत्र एवं समाजवाद दोनों का समावेश है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसमें प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों का क्या है, समावेश है। ठीक है, इसकी आपको क्या करना है, विवेचना करनी है, जो कि राजस्थान 2009 और 2014 इसी के साथ में एनसी 2002 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे अथवा में अपन दूसरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, कौन सा, कि लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसके जो मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनका आपको क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण, यानी कि क्रिटिकल आपको उनको एग्जामिन करना है। ठीक है साथियों, उनको बताना है उन चीज़ों के बारे में। ये 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपके पास में लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है, या अपन कहें कि जो उसकी समाज है उसका प्रमुख विशेषताएं बताएं। ठीक है, ये राजस्थान 2009 के अंतर्गत पूछा गया था। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उससे आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। जो लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसके जो गुण और दोष हैं उनका आपको एक्सप्लेन करना है। ये देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, मत्स्य 2017 में, राजस्थान 2014, 5, 2 एनसी के द्वारा 2007 और 2005 और 2004 में। ठीक है, इसके अलावा भी अपन दूसरा तैयार कर सकते हैं, वो है आपके पास में प्रजातांत्रिक। ठीक है, प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है उसका अर्थ एवं इसकी प्रासंगिकता,
को समझाइए। ठीक है, जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसका अर्थ बताना, उसका मीन्स बताना है और उसकी जो प्रासंगिकता है उसको आपको समझाना है। ठीक है, ये कब पूछा गया था? 2016 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? इसी के साथ में नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा हमारे पास में आपका राजनीतिक विचारधाराएं अराजकतावाद। ठीक है, ये आपके पास में सिंपली से है। इसमें आ रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23, अराजकतावाद का अर्थ बताते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब अराजकतावाद है उसका आपको मीन्स बताना है और उसकी जो भी मेन स्पेसिफिकेशंस है उनका आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, उनको आपको वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है, कहने का मतलब। नेक्स्ट मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है आपका राजस्थान एनसी 2012 के द्वारा। ठीक है, नेशनल काउंसिल। नेक्स्ट आपके पास में लिखा हुआ अराजकतावाद से आपका क्या आशय है, मतलब इसके द्वारा आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, इसकी क्रिटिकल आपको कमेंट बताना है, या अपन कहें कि इसके जो क्रिटिकल डिस्क्राइब है उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में कि अराजकतावाद के मूल तत्वों का मूल्यांकन कीजिए। अराजकतावाद है उसके मूल जो तत्व हैं उनके बारे में आपको मूल्यांकन करना है, इवेल्युएशन करना है, उनके बारे में टोटल करना है। ठीक है, टोटल का मतलब यहाँ पे उनके जो कथन है उनके बारे में आपकी क्या राय है, उनके जो विचार हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है अराजकतावाद एवं साम्यवाद की समानताओं व असमानताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो अराजकतावाद है उसकी जो साम्यवाद की जो समानता है और असमानता है उनकी विवेचना करना, यह पूछा गया था आपका राजस्थान 2010 और 2005 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अपन अथवा में दूसरा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, वो है अराजकतावाद के प्रमुख तत्वों सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो अराजकतावाद है उसके जो प्रमुख सिद्धांत या अपन कहें कि प्रमुख जो तत्व हैं उनका आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, यह पूछा गया था आपका मत्स्य 2018, 2016 और एनसी के द्वारा 2018 के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान ने देखो अब कितनी बार पूछा है, 2013, 2008, 2003, फिर एनसी का 2014, 2008, 2006 और 2003 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? इसी के साथ में आता है हमारा आप 18 नंबर। ठीक है, अब 18 नंबर क्या कह रहा है कि नारीवाद का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि जो 18 नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आपका नारीवाद। ठीक है, नारीवाद के बारे में आपको सिंपली से क्या करना है, उसका मूल्यांकन, और उसी के साथ में ये पूछा गया था राजस्थान 2016 में। ठीक है, इसके अलावा अपन दूसरा तैयार कर सकते हैं, इस भी टाइप से ना करें तो आधुनिक समय में नारीवादी आंदोलन की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। मतलब कि जो वर्तमान समय है या अपन कहें कि जो मॉडर्न एज है उसमें जो नारीवादी जो आंदोलन है, ठीक है, उनके बारे में आपको क्या बताना, उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। ये पूछा गया था आपका 2015 के अंतर्गत। ठीक है, अगर ये भी नहीं तो आप नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं कि नारीवाद के विभिन्न चरण बताइए। ठीक है, ये मत्स्य एनसी 2017 और 2015 के द्वारा पूछा गया था, आप इसको सिंपली से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नारीवाद की उदार एवं उग्र अवधारणाओं की समीक्षा कीजिए। ठीक है, जो नारीवाद है उसकी जो उदार और उग्र जो अवधारणाएं हैं उनको आपको समीक्षा करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? राजस्थान एनसी 2015 के अंतर्गत पूछा गया था। नेक्स्ट लिखा हुआ आपके पास में आपका 19 नंबर जो चैप्टर आता है वो क्या है कि राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं उन्हीं में पहला वाला था जो नारीवाद था, अब यहाँ पे आता है हमारे पास में वैश्वीकरण। ठीक है, अब वैश्वीकरण में हमारा बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 या प्रश्न नंबर 25 बन जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण को आपको सिंपली से करना है परिभाषित, और उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी आपको क्या करनी है, विवेचना करनी है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट लिखा हुआ है वैश्वीकरण की अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए। जो वैश्वीकरण की जो अवधारणाएं हैं उनको आपको सिंपली से क्या करना है, परिभाषित करना है, उन चीज़ों को आपको बताना है। ठीक है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो भी इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में आप सिंपली से बताइए। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का? मुझे उम्मीद है साथियों यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इनकी जो डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो उस चीज़ के बारे में भी जरूर बताइएगा। ये आपके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ होगा। हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक एवं हृदय की गहराइयों से बारंबार धन्यवाद। और अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपका राजनीतिक विज्ञान की जो पेपर नंबर 2 होगा, और उसमें जो क्वेश्चन उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो हम जरूर लेकर के आएंगे। इसी के साथ में चैनल पर लगातार बने रहें इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके पास में जल्द ही आने वाला है, और उसी के साथ में आप सेकंड वीडियो को आप जाकर के प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। मत्स्य से रिलेटेड सारे जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं वो हमने लगभग से डाल दिया है, और इसी के साथ में सभी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, आप उनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ना कोई बेसिक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी
PDF या अपन कहें कि एक क्वालिटी 3D में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सारे का सारा कंटेंट है वो आपको डिजिटली देखने को मिलेगा। ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको अभी तक के लिए डिजिटल प्रोवाइड कर रहा हो मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। कभी ये ना सोचें कि कभी वो क्वेश्चन देख के ज़्यादा नंबर ना ले आए। ठीक है, क्योंकि आप सिंपली से जानते हैं कि ज्ञान को जितना ज़्यादा फैलाया जाए उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा और इसी के साथ में जो आपकी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा और अपना व्यक्तित्व या अपन कहें कि अपनी पर्सनैलिटी इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई वुमन या कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।